राजस्थान के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, साहित्य क्लासेस के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश कंपलसरी कक्षा 12 और इंग्लिश कंपलसरी की पुस्तक पढ़ रहे हैं रेनबो। रेनबो के 7 पाठ हमने पहले पढ़ लिए। आज हम पढ़ेंगे 8वां पाठ, जिसका नाम है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, अर्थात पृथ्वी के अंतिम छोर तक की यात्रा। जर्नी यानी यात्रा, टू द एंड ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के अंतिम छोर तक की क्या यात्रा है, इसके बारे में आज पढ़ेंगे। इससे पहले हमने 7 पाठ पढ़े। उन 7 पाठों में विद्यार्थियों को जो प्रश्नोत्तर दिए गए, उनमें से बहुत सारे विद्यार्थियों ने अच्छे उत्तर भेजे और अपनी फीडबैक भी भेजी। मैंने भी उन्हें चेक करके वापस उन्हें जो निर्देश देने थे वो भी दिए। और जो विद्यार्थी प्रश्नोत्तर करके भेजते हैं, अर्थात क्वेश्चंस जो होते हैं आपको दिए जाते हैं, उन क्वेश्चंस का रिप्लाई आपको देना चाहिए। ये बहुत ही जरूरी है। अंग्रेजी, अब बहुत सारे विद्यार्थी इसको अंग्रेजी को बहुत कठिन विषय मानते हैं, जबकि ये कठिन नहीं है। कठिन बिल्कुल भी नहीं है। बात यह है कि आप इसे पढ़ते नहीं हैं। यदि हम हिंदी को नहीं पढ़ेंगे तो हिंदी हमारे लिए कठिन हो जाएगा, गणित को नहीं पढ़ेंगे तो गणित कठिन हो जाएगा। इसी प्रकार यदि हम इंग्लिश को नहीं पढ़ेंगे तो इंग्लिश भी हमारे लिए कठिन विषय होगा। और जिसे हम पढ़ते रहेंगे, आप हमेशा एक पाठ, यानी इसीलिए मैंने छोटे छोटे पाठ बनाए हैं। जैसे प्रत्येक पाठ का, आज हम इसका पार्ट फर्स्ट पढ़ेंगे, इसका भी पार्ट फर्स्ट पढ़ेंगे। पार्ट फर्स्ट में मैं ये सोचता हूं कि छोटे छोटे पार्ट, और छोटे पार्ट में बहुत सारे प्रश्न शामिल किए जाए, जिससे विद्यार्थी है वो एक्सरसाइज करते रहें। विद्यार्थी उन प्रश्नों के उत्तर दें, उत्तर लिख करके मेरे पास भेजें। यानी जो ये नंबर है 9610208295, इन पर अपना जो व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया है, और व्हाट्सएप ग्रुप पर यू कैन सेंड योर आंसर्स, आप अपने उत्तर है वो भेज सकते हैं। और अपने जो ग्रुप बनाए हुए हैं उन ग्रुप्स में भेज सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप ये चाहें कि वीडियो अपलोड होते ही हमारे पास आए, तो आप इसे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो होगा अपलोड होते ही आपके पास आ जाएगा। और आप साहित्य क्लासेस के नाम से सर्च करके भी वहां पर जा सकते हैं। तीसरा एक और है, प्रत्येक वीडियो के आप डिस्क्रिप्शन में देखिए। डिस्क्रिप्शन में आपको उस विषय से सारे लेसन है वो डिस्क्रिप्शन में भी मिल सकते हैं। वहां भी आप सर्च करके, यानी एक वीडियो आपको मिल गया तो एक वीडियो और उसके आप डिस्क्रिप्शन में जाएं। डिस्क्रिप्शन में क्या है कि वहां पर जो क्या मिलेगा आपको, बहुत सारे वीडियो है। जैसे इंग्लिश है तो इंग्लिश के जितने भी वीडियोस है वो उसमें आपको लिंक मिल जाएंगे। उस लिंक के माध्यम से आप सारे वीडियोस का अध्ययन कर सकते हैं। हिंदी है तो हिंदी का, यानी अपने यहाँ पर जैसे हिंदी कंपलसरी, हिंदी साहित्य, पॉलिटिकल साइंस और इंग्लिश, ये 4 विषय जो है वो अपलोड किए जाते हैं समय समय पर। तो आप मेरे साथ बने रहें और उम्मीद करता हूं आपको पाठ अच्छा लगेगा। इसमें रुचि बढ़ाइए। आप जैसे मान लो आपकी समझ में नहीं आता है तो 1 बार 2 बार 3 बार, यानी कई बार देखिए आप वीडियोस को। देखने से आपकी क्या है कि वो पाठ अच्छा हो जाएगा। फिर आप उस पाठ को पढ़ें, उसके मीनिंग्स पर ध्यान दें, शब्द हैं उन पर शब्दों पर ध्यान दें, ताकि आपके लिए बहुत ही अच्छा हो। उत्तर लिखने की प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करोगे तो आप जैसे 5 पाठ तक प्रैक्टिस कर लेंगे, तो उसके बाद कोई भी प्रश्न का उत्तर आप है वो स्वतः ही दे पाएंगे। तो आइए चलते हैं पाठ पर। देखिए पाठ, लेसन 8, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के अंतिम छोर तक की यात्रा। अर्ली दिस ईयर I found myself aboard a Russian research vessel, the academic Sokolsky। यानी कवि, लेखक क्या कहता है? लेखक ये कहता है कि इस वर्ष के प्रारंभ में मैंने एक रशियन रिसर्च वेसल, यानी रूसी अनुसंधान जहाज, जिसका नाम था अकेडमिक सोकल्स्की, पर सवार पाया। अबोर्ड का अर्थ होता है सवार। मैंने अपने आप को कहां पे सवार पाया? रशियन एक वेसल था, रशियन एक जहाज था, जिसका नाम था अकेडमिक सोकल्स्की। हेडिंग टुवर्ड्स द कोल्डेस्ट, जो जा रहा था, हेडिंग मतलब बढ़ रहा था, टुवर्ड्स की तरफ बढ़ रहा था
कोल्डेस्ट सबसे ठंडे, ड्राइएस्ट सबसे सूखे, विंडिएस्ट सबसे अधिक तूफानी कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड अंटार्कटिका, जो कि संसार के सबसे ठंडे, सबसे सूखे, सबसे तूफानी महाद्वीप अंटार्कटिका की ओर बढ़ रहा था। अंटार्कटिका की ओर बढ़ रहा था। माई जर्नी बिगिन फ्रॉम 13.09 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इन मद्रास। मेरी जो यात्रा है वो कहां से शुरू हुई? मद्रास में भूमध्य रेखा के 13.09 अक्षांश उत्तर से आरंभ हुई। 13.09 डिग्री उत्तरी अक्षांश से भूमध्य रेखा की तरफ और आरंभ हुई। एंड इन्वॉल्व क्रॉसिंग 9 टाइम जोन्स, जिसमें 9 समय क्षेत्र थे, 6 चेक पॉइंट्स थे और 3 बॉडीज ऑफ वाटर एंड एटलीस्ट मेनी इकोस्फीयर्स। मेरी जो यात्रा थी, इस यात्रा में क्या क्या शामिल थे? देखिए, मेरी इस यात्रा में इसमें 9 तो समय क्षेत्र थे, इसके अलावा 6 सीमा चौकियां थी, चेक पॉइंट्स। सीमा चौकियां मतलब 6 देशों को पार करना पड़ा और 3 बॉडीज और 3 जल क्षेत्र थे, अर्थात 3 समुद्रों को पार करना था। एंड एटलीस्ट मेनी इकोस्फीयर्स, और कम से कम इतने ही पारिस्थितिकीय क्षेत्रों को भी पार करना था। कहने का अर्थ है कि मैं अंटार्कटिका की तरफ मेरी यात्रा थी, तो मेरी यात्रा में कौन कौन से क्षेत्र थे? 9 समय क्षेत्र थे। जैसे अपना जो अलग है, भारत का अलग है, अलग अलग महाद्वीपों के अलग अलग जो समय क्षेत्र, इस प्रकार के 9 टाइम जोन थे, 6 चेक पॉइंट थे और जल क्षेत्र थे, 3 समुद्र थे, उनको पार करके और इतने ही परिस्थिति के क्षेत्रों को पार करके और मुझे वहां पर जाना था। आगे लेखक लिखता है कि बाय द टाइम आई एक्चुअली सेट फुट ऑन द अंटार्कटिका कंटिनेंट आई हैड बीन ट्रेवलिंग ओवर 100 आवर्स इन कॉम्बिनेशन ऑफ कार एंड एरोप्लेन एंड शिप। बाय द टाइम एक्चुअली सेट फुट ऑन द अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, यानी जब मैंने अंटार्कटिका पर, अंटार्कटिका महाद्वीप पर, कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप पर सबसे पहले कदम रखा, यानी वास्तव में जब मैंने कदम रखा उससे पहले आई हैड बीन ट्रेवलिंग ओवर 100 आवर्स में 100 घंटे की एक संयुक्त यात्रा कर चुका था, जिसमें कार, एरोप्लेन और शिप, यानी मैं कार से, हवाई जहाज से और एक जहाज से 100 किलोमीटर की यात्रा है वो कर चुका था। 100 घंटों की 100 आवर्स यानी 100 घंटे यात्रा कर चुका था। सो माई फर्स्ट इमोशन ऑन फेसिंग अंटार्कटिका's एक्सपेंसिव वाइट लैंडस्केप। इसलिए जो ही मैंने पैर रखा तो मेरा जो पहला जो इमोशन था, मेरे पहले भाव थे अंटार्कटिका के विस्तृत सफेद भूदृश्य को देखना। जो ही मैं अंटार्कटिका पर आई सेट माई फुट ऑन अंटार्कटिका, अंटार्कटिका पर जो ही मैंने कदम रखे, कदम रखते ही माई फर्स्ट इमोशन, जो मेरे जो पहले भाव जगे थे वो क्या थे? अंटार्कटिका की धरती को, भूदृश्य को विस्तृत रूप में देख करके एंड अनइंटरप्टेड ब्लू हॉरिजन। अनइंटरप्टेड, इंटरप्टेड का अर्थ होता है यानी अबाधित, लैंडस्केप एंड अनइंटरप्टेड ब्लू हॉरिजन अर्थात नीले क्षितिज को देख करके मुझे राहत महसूस हुई कि मैं कुछ न कुछ आश्चर्य देखने आया हूं। फॉलोड अप, और आगे विद एन इमीडिएट, और तुरंत ही मेरी भावना आगे बढ़ी एंड प्रोफाउंड वंडर, और मुझे आश्चर्य होने लगा। यानी जो ही मैं आगे बढ़ा तो आगे बढ़ते ही मेरी भावना में एक गहरे आश्चर्य की भावना मेरे मन में आई। वंडर किस पे था? वंडर एट इट्स इमेंसिटी, वंडर इसकी विस्तृतता पर, इसके विस्तार पर, इमेंसिटी यानी विस्तार, इसके आइसोलेशन, आइसोलेशन का अर्थ होता है पृथक या अलगाव, बट मेनली एट हाउ देयर कुड एवर हैव बीन a time when India and Antarctica were parts of the same landmass। यानी लेखक कहता है कि but mainly at how there could ever have been a time when India and Antarctica were parts of same landmass। मुख्य रूप से इस बात पर मुझे आश्चर्य हुआ कि एक ऐसा समय रहा होगा जब भारतवर्ष जो है, इंडिया, जब भारत और अंटार्कटिका जो है वो एक ही भू क्षेत्र के भाग थे, एक ही
लैंडमास यानी भूमि क्षेत्र या भूपिंड कह सकते हैं इसको, एक ही भूपिंड के भाग थे। ये मुझे आश्चर्य हुआ कि हम जब इतिहास में पढ़ते हैं कि हमारा जो भारत और अंटार्कटिका है वो एक टाइम एक ही लैंडमास के अर्थात एक ही भू क्षेत्र के भाग थे, तब मुझे आश्चर्य हुआ कि आज हमारा भारत कहाँ है और ये आज कहाँ है। तो आगे देखिए, अब यहां पर एक प्रश्न बनता है और वो प्रश्न आपको हल करना है। प्रश्न है आपके, हाउ डिड द राइटर ट्रेवल टू अंटार्कटिका? अंटार्कटिका की यात्रा उन्होंने कैसे की? अंटार्कटिका की यात्रा आपको पता ही है, उसने एक रशियन वेजल था उसके माध्यम से की थी, यानी उसने कैसे की उसके बारे में आपको लिखना है। दूसरा प्रश्न है कि फ्रॉम वेयर डिड द राइटर बिगिन हर जर्नी? उन्होंने अपनी यात्रा कहां से शुरू की? शुरू में ही लिखा हुआ है तो आपको इसको लिखने का प्रयास अवश्य करना है। आगे देखिए, आगे लेखक लिखती है कि 650 मिलियन ईयर्स अगो, 650 मिलियन यानी 650 मिलियन यानी 65 करोड़ वर्ष पूर्व, अपनी भाषा में 65 करोड़ वर्ष पूर्व, ए जिएंट अमेगलमेटेड साउथर्न सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना, यानी आज से 65 करोड़ वर्ष पूर्व एक संयुक्त दक्षिणी सुपर कॉन्टिनेंट यानी विशाल महाद्वीप गोंडवाना, आज से 65 करोड़ वर्ष पूर्व एक विशाल संयुक्त, एमलगेटेड मतलब होता है गमेटेड यानी संयुक्त, साउथर्न यानी दक्षिणी और सुपर कॉन्टिनेंट यानी विशाल महाद्वीप गोंडवाना यहां अवस्थित था। आज से कितने वर्ष पहले? 65 करोड़ वर्ष पूर्व, 650 मिलियन ईयर्स अगो। डिड इंडीड एग्जिस्ट, वास्तव में यहां था, सेंटर्ड रफली अराउंड द प्रेजेंट डे अंटार्कटिका, जो वर्तमान अंटार्कटिका के आसपास अवस्थित था। प्रेजेंट डे अंटार्कटिका यानी वास्तव में यहां पर गोंडवाना था, जो गोंडवाना है वो वर्तमान जो अंटार्कटिका है उसके आसपास स्थित था। थिंग्स वर क्वाइट डिफरेंट देन, उस समय परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत थी। ह्यूमंस हैडंट अराइव्ड ऑन द ग्लोबल सीन, कहने का अर्थ मानव का अस्तित्व नहीं था। ह्यूमंस, गोंडवाना लैंड के समय मानव का अस्तित्व नहीं था। एंड द क्लाइमेट वाज मच वार्मर, और उस समय जलवायु बहुत अधिक गर्म था। मच वार्मर यानी अधिक गर्म था, क्लाइमेट एंड जलवायु। होस्टिंग ए ह्यूज वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना, और यहां पर वनस्पति और जीव जगत की एक विशाल जाति प्रजाति भी यहां पर थी। फॉर 500 मिलियन ईयर्स गोंडवाना थ्राइव्ड, 500 वर्षों तक गोंडवाना जो महाद्वीप है, गोंडवाना जो लैंड है वो पनपा अर्थात विकसित होता रहा। बट अराउंड द टाइम व्हेन द डायनासोर्स वर वाइप्ड आउट, लेकिन जिस समय डायनासोर, यहां पर इस पृथ्वी पर डायनासोर इस प्रकार के खतरनाक जीव थे, उनके बारे में कहते हैं कि जब डायनासोर वाइप्ड आउट यानी गायब हो गए, एंड द एज ऑफ द मैमल्स गोट अंडरवे, और जब मैमल्स इस पृथ्वी पर उत्पन्न हुए, मैमल्स यानी स्तनपायी जीवों का युग जब प्रारंभ हुआ, स्तनपायी जीव है जब यहां पर उत्पन्न हुए, द लैंडमास वाज फोर्स्ड टू सेपरेट इनटू द कंट्रीज। द लैंडमास, तो उस समय ये भूपिंड है, इस भूपिंड को देशों में बांटना पड़ा। वाज फोर्स्ड, मजबूर होना पड़ा, टू सेपरेट, अलग अलग, इनटू कंट्रीज, पृथक पृथक देशों में विपरीत बंटा, एंड शेपिंग ए ग्लोब मच एज वी नाउ इट टुडे, और जिस ग्लोब पर जैसा कि हम आज देख रहे हैं। इस चैप्टर में से एक दो क्वेश्चन आपके और बनते हैं जो आप देखिएगा, उत्तर अवश्य दीजिएगा। जैसे तीसरा क्वेश्चन है, प्रश्न है आपके, व्हाई डिड द ऑथर वंडर व्हेन शी सैट ऑन द फुट ऑन अंटार्कटिका, या शी सैट ऑन, फुट लिखो तो जरूरत नहीं है, नहीं लिखो तो भी कोई जरूरी नहीं है,
ऑन अंटार्कटिका। अंटार्कटिका पर जब इन्होंने पैर रखा तो क्या आश्चर्य उन्होंने किया। चौथा प्रश्न है, हाउ डिड द ऑथर रिएक्ट ऑन रीचिंग अंटार्कटिका। अंटार्कटिका पर पहुंचकर लेखक ने किस प्रकार की प्रतिक्रिया की। पांचवा प्रश्न है, व्हाट हैपेंड व्हेन द डायनासोर्स वर वाइप्ड आउट फ्रॉम द अर्थ। पृथ्वी से जब डायनासोर गायब हो गए तब क्या क्रियाएं हुई, क्या घटना घटी, इसके बारे में बताना है। आगे देखिए, लेखक लिखता है, टू विजिट अंटार्कटिका नाउ इज टू बी ए पार्ट ऑफ दैट स्ट्रीम। आज अंटार्कटिका की यात्रा करना उस इतिहास का हिस्सा बनना है। नाउ टू बी ए पार्ट ऑफ दैट हिस्ट्री, यानी उस इतिहास का हिस्सा बनना है। टू गेट ए ग्रास्प ऑफ वेयर वी हैव कम फ्रॉम, उस जगह या उस क्षेत्र में नजर डालना है, उस क्षेत्र में देखना है। गेट ए ग्रास्प, गेट ए ग्रास्प मतलब नजर डालना है या उसे देखना है। वेयर वी हैव कम, कि हम कहां आ गए हैं। वेयर वी हैव कम फ्रॉम, हम कहां से आए हैं। एंड वेयर वी हैव कुड पॉसिबली बी हेडिंग, और हम अब आगे कहां जा सकते हैं। अंटार्कटिका की यात्रा करना, अंटार्कटिका का अध्ययन करने का अर्थ यह है कि हम ये देखेंगे कि फ्रॉम वेयर वी हैव कम, हम कहां से आए हैं। एंड वेयर वी आर गोइंग, हम कहां जा रहे हैं। इट इज टू अंडरस्टैंड द साइनिफिकेंस ऑफ कोर्डिलरेन फॉल्ट्स, पर्वत श्रृंखलाओं की परतों को समझना या उनके महत्व को समझना है। इट इज का अर्थ है मतलब यात्रा। अंटार्कटिका की विजिटिंग क्या है, अंडरस्टैंड टू द साइनिफिकेंस ऑफ कोर्डिलरेन फॉल्ट्स, अर्थात पर्वत श्रृंखलाओं की परतों को समझना। एंड प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शील्ड्स, और ग्रेनाइट शील्ड्स जो है प्री कैम्ब्रियन अर्थात प्री जो कैम्ब्रियन युग था उस युग की जो ग्रेनाइट शील्ड्स है, ग्रेनाइट चट्टाने हैं, उनके बारे में समझना, उनका अध्ययन करना। ओजोन गैस के बारे में समझना एंड कार्बन के बारे में समझना। इवोल्यूशन एंड एक्सटिंक्शन, यानी विकास, उद्विकास और विलोप। कहने का अर्थ यह है कि जब हम वहां जाएंगे तो हम क्या समझेंगे कि पर्वत श्रृंखलाएं कैसे बनी, प्री कैम्ब्रियन युग की जो चट्टानें हैं वो कैसे बनी, ओजोन गैस का क्या महत्व, ओजोन गैस कैसे बनी, कार्बन क्या है, और मानव का इवोल्यूशन यानी विकास, उद्विकास कैसे हुआ, और मानव या इस पृथ्वी पर जो जीव जंतु है उनका लोप भी कैसे हुआ, एक्सटिंक्शन कैसे हुआ। When you think about all that, जब आप इन सभी के बारे में सोचते हैं, when you think all about that, जब आप इन सभी के बारे में सोचते हैं, that can happen in a million years, इसके बारे में सोचते हैं तो हजारों वर्ष लग जाते हैं, लाखों वर्ष लग जाते हैं। यानी मिलियन ईयर्स यानी 10 लाख वर्ष घटित हो सकते हैं। इट कैन गेट प्रेटी माइंड बोगलिंग, यह काफी माइंड बोगलिंग अर्थात कल्पनातीत सुंदर कल्पना हो सकती है। यह एक अजीब हो सकता है, माइंड बोगलिंग, अकल्पनीय हो सकता है। इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए। इंडिया पुशिंग नॉर्थवर्ड्स, इंडिया पुशिंग नॉर्थवर्ड्स, भारत को उत्तर की तरफ धकेला जा रहा है। इंडिया पुशिंग नॉर्थवर्ड्स यानी भारत को उत्तर की तरफ, अब ध्यान देना, उत्तर की तरफ धकेला जा रहा है। जैमिंग अगेंस्ट एशिया, एशिया की तरफ। एंड एशिया टू बकल इट्स क्रस्ट, यानी भारत को उत्तर की तरफ धकेला जा रहा है जिससे यह एशिया की तरफ अड़ जाता है। जेमिंग मतलब जेम लग जाता है, अड़ जाता है। एंड बकल इट्स क्रस्ट, और इसकी जो सतह है वो मुड़ तुड़ जाती है। जैसे भारत का एक टुकड़ा है, ये टुकड़ा है, इस टुकड़े को इधर नॉर्थ में धकेला जा रहा है, जिससे क्या है कि इधर ये एशिया की तरफ अड़ जाता है, मतलब आगे एशिया आ जाता है। अब इस आगे धकेला जाता है, जिससे क्या है ये थोड़ा सिकुड़ जाता है, मतलब इसकी सतह है वो मुड़ तुड़ जाती है। और मुड़ तुड़ जाती है तब क्या होता है, एंड फॉर्म द हिमालयाज, और जिससे हिमालय पर्वत का निर्माण होता है। देखिए, साउथ अमेरिका ड्रिफ्टिंग ऑफ जॉइन नॉर्थ अमेरिका। साउथ अमेरिका यानी दक्षिण अमेरिका उत्तरी अमेरिका से जुड़ने जा रही है। ड्रिफ्टिंग ऑफ टू जॉइन, जुड़ने जा रही है। ओपनिंग अप ए ड्रेक पैसेज, एक ठंडी त्रिध्रुवीयता का निर्माण होता है, धारा का निर्माण होता है।
क्रिएट ए कोल्ड सर्कमपोलर करंट, यानी परिध्रुवीय धारा का निर्माण होता है और उसके लिए ड्रेक दर्रे को खोला जा रहा है। ड्रेक पैसेज जो है वो खोला जा रहा है परिध्रुवीय दर्रे का निर्माण, धारा का निर्माण करने के लिए। कीपिंग अंटार्कटिका फ्रिजिड, जिससे कीपिंग अंटार्कटिका फ्रिज, जिससे अंटार्कटिका फ्रिजिड यानी बहुत ठंडा, डिसोलेट यानी उजाड़, एंड एट द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड, और संसार के पेंदे में। कहने का अर्थ है कि जब ये इस प्रकार की क्रिया होती है तो साउथ अमेरिका है वो नॉर्थ अमेरिका से जुड़ जाता है और एक दर्रे का निर्माण होता है, और इसमें क्या होता है, क्रिएट ए कोल्ड सर्कमपोलर करंट, और एक ठंडी परिध्रुवीय धारा का निर्माण होता है अंटार्कटिका, जिससे क्या होता है, बहुत ठंडा, उजड़ा हुआ, और संसार के सबसे निचले हिस्से में चला जाता है। आगे लेखक कहता है कि फॉर ए सन वर्शिपिंग साउथ इंडियन लाइक माई सेल्फ, यानी एक दक्षिण भारतीय, मेरे जैसे दक्षिण भारतीय जो सन वर्शिपिंग अर्थात सूर्य में पूजा करने वाले, अर्थात गर्मी में रहने वाले, 2 weeks in place where 90% of the Earth's total ice volumes are stored in chilling prospect। अगर मेरे जैसे ग्रीष्म क्षेत्र में रहा हुआ व्यक्ति अगर 2 सप्ताह तक, जहां पर 90% पृथ्वी है वो पूर्ण रूप से बर्फ से ढकी हुई है, जिस पर 90% पृथ्वी पर पूर्ण रूप से बर्फ है, और जहां पर चिलिंग प्रोस्पेक्ट नॉट जस्ट फॉर सर्कुलेटरी एंड मेटाबॉलिक फंक्शंस, ये केवल रक्त संचरण और हमारे जो पाचन क्रियाओं के कार्य से संबंधित नहीं है, बट आल्सो फॉर इमेजिनेशन, कल्पना के लिए भी। यानी जैसे एक आदमी जो गर्मी में रहा हुआ व्यक्ति है और वो जहां पर 90% भूमि है वो बर्फ से ढकी हुई है, वहां पर रहने के लिए जाता है, उससे संभावित ठंड में जाता है, तो केवल सर्कुलेटरी रक्त परिसंचरण और केवल ये जो पाचन क्रियाएं वो ही प्रभावित नहीं होती, बल्कि हमारी जो इमेजिनेशन है ये भी प्रभावित होती है। इट इज लाइक वॉकिंग इनटू जिएंट पिंग पोंग बॉल डिवॉइड ऑफ एनी ह्यूमन मार्कर्स। तो हमें वहां पर ऐसा लगता है, इट इज लाइक, ये ऐसा होता है, वॉकिंग इनटू अ जिएंट यानी बहुत बड़ी, पिंग पोंग बॉल टेनिस की एक बॉल जो होती है उस बॉल पर चलने के समान होता है, डिवॉइड ऑफ एनी ह्यूमन मार्कर्स, जिस जहां पर मानव निशान रहित एक टेनिस की बॉल पर चलने के समान होता है, टेनिस की बॉल पर चलने के समान होता है, जहां पर नो ट्रीज, बिलबोर्ड्स, जहां पर न तो पेड़ पौधे हैं और ना ही विज्ञापन बोर्ड है और ना ही वहां पर भवन है। यू लॉस ऑल अर्थली सेंस ऑफ पर्सपेक्टिव एंड टाइम हियर, और वहां जाकर के आप भूमिक स्पर्श को या पृथ्वी जो ज्ञान है उसकी संभावना को खो देते हैं, अर्थात वहां पर आपको भूमि जैसा महसूस नहीं होता है। द विजुअल स्केल रेंजेस फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक टू द माइटी, यानी जहां पर आपको एक विजुअल स्केल, आपका जो देखने की जो दृष्टि है, क्षेत्र है, वहां पर माइक्रोस्कोपिक टू माइटी, वहां पर छोटे से लेकर के बड़े बड़े क्षेत्र है वो देखने को मिलते हैं, जहां पर मिजेज, मच्छर, माइट्स, कीड़े मकोड़े, ब्लू व्हेल्स, ब्लू मछलियां, और आइसबर्ग्स एज बिग एज कंट्रीज, यानी बड़े बड़े देशों जितने बड़े हिमसेल्स अर्थात बर्फ के खंड। द लार्जेस्ट रिकॉर्डेड वाज साइज ऑफ बेल्जियम, यानी सबसे बड़ी जो रिकॉर्डेड साइज है वो बेल्जियम की जितनी है, अर्थात बेल्जियम देश जितना बड़ा एक हिमखंड। डैज गो ऑन एंड इन सरियल 24 आवर्स ऑस्ट्रल समर नाइट, यानी दिन है वो 24 घंटे के, यानी दक्षिण के 24 घंटे रहने वाले गर्मी के मौसम के प्रकाश में दिन बहुत विचित्र प्रकार से जारी होते हैं, समर नाइट। इंटरप्टेड ओनली बाय द ओकेजनल एवेलिंग एंड काविंग आइस, और वहां की शांति कब भंग होती है? ओकेजनल, कभी कभी वो शांति
और सर्वव्यापी शांति जो मात्र कभी कभी होने वाले हिमस्खलन, एवलैंच एंड काविंग आइस शीट, हिमस्खलन और सफेद बर्फ जैसे नवजात बछड़ों के समान बर्फ की जो शीटें हैं उनसे कभी कभी होती है, कंसर्न्स द प्लेस, उस क्षेत्र को बाधित करते हैं। इट इज एन इमर्जन दैट विल फोर्स यू टू प्लेस योरसेल्फ इन द कंटेक्स्ट, यानी इस स्थान को यह एक पूर्ण तल्लीनता है। इट इज एन इमर्जन, पूर्ण तल्लीनता है, दैट विल फोर्स यू, जो आपको मजबूर करता है, टू प्लेस योरसेल्फ, यानी पृथ्वी के भूगर्भीय इतिहास के प्रसंग में रखकर देखने के लिए बाध्य करती है, कॉन्टेक्स्ट प्रसंग में रख करके। अर्थ जियोलॉजिकल हिस्ट्री, पृथ्वी का भूगर्भीय इतिहास देखने के लिए आपको बाध्य करता है। एंड फॉर ह्यूमंस द प्रोग्नोसिस इजंट गुड, और मनुष्यों के लिए पूर्वानुमान अच्छा नहीं है। फॉर ह्यूमंस, मनुष्य के लिए, प्रोग्नोसिस यानी पूर्वानुमान अच्छा नहीं है। कहने का अर्थ यह है कि यहां पर इतनी शांति है कि जब शांति कब भंग होती है, जब कभी बड़े बड़े जो बर्फ के टुकड़े टूटते हैं, या कोई भूमि में भूस्खलन होता है, या कोई पृथ्वी के अंदर कोई क्रिया होती है। देखिए बहुत अच्छा पार्ट है, अगला पार्ट है वो आगे पढ़ेंगे। इससे पहले आपको 2 सवाल और देता हूं जो आपको हल करके भेजने हैं। प्रश्न है आपके, देखिए कि व्हाई शुड बी विजिट अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, हमें अंटार्कटिका महाद्वीप का भ्रमण क्यों करना चाहिए। हाउ वर द हिमालयाज फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द ऑथर, लेखक के अनुसार हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। अंटार्कटिका इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द अर्थली सेंस, यानी भूमीय सेंस से या भौमिक ज्ञान से अंटार्कटिका बिल्कुल भिन्न है। कैसे हैं, आपको इसका उत्तर देना है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगेगा, और पार्ट 2 है वो शीघ्र ही अपलोड किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।